अधिकांश लोगों के लिए उनके जीवन का अंतिम दिन अज्ञात होता है, लेकिन कुछ के लिए यहाँ तक कि उनका अंतिम समय भी निर्धारित होता है। किसी मृत्युदंड प्राप्त कैदी की फांसी से पहले के समय को मृत्यु की घड़ी कहा जाता है। यह एक अलगाव और प्रतीक्षा का समय होता है, जब कैदी अपने जीवन के अंतिम घंटे गिनता है। इन अंतिम क्षणों में किसी के मन में क्या चलता होगा? इस वीडियो में हम उन कैदियों की अंतिम घड़ियों को देखेंगे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, और उनके पृथ्वी पर आखिरी दिन का अनुभव करेंगे। टेडी एक कुख्यात सीरियल किलर था, जिसे 20वीं शताब्दी के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक माना जाता है। 1974 और 1978 के बीच बंडी ने कई महिलाओं को निशाना बनाया और उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे वॉशिंगटन, ओरेगन, कोलोराडो, यूटा और फ्लोरिडा में मारा। 1979 और 1988 में बंडी को 2 अलग अलग मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिनमें उसने खुद अपना बचाव किया। चूंकि उसने कुछ वर्षों तक कानून की पढ़ाई की थी, वह जानता था कि अदालत में कैसे व्यवहार करना चाहिए। सुनवाई के दौरान वह हमेशा शांत, आत्मविश्वासी और निश्चिंत दिखता था। हालांकि उसके खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूत निर्णायक थे और अंततः 1979 के अंत में उसे 2 बार मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। लेकिन यह टेड बंडी का अंत नहीं था। 1980 में उसने 12 वर्षीय लड़की किम्बर्ली लिरिक की हत्या के लिए एक और मुकदमे का सामना किया, जो फ्लोरिडा में उसका अंतिम शिकार थी। इस बार उसे तीसरी बार इलेक्ट्रोक्यूशन द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसने लगभग 1 दशक फ्लोरिडा स्टेट जेल में बिताया, जिसे स्टार्क जेल के नाम से भी जाना जाता है, जहां वह अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अन्य मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की तरह बंडी ने कई बार अपनी सजा के खिलाफ अपील की। इसी दौरान उसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इन इंटरव्यूज में टेड ने अपने अपराधों और मानसिक प्रक्रिया के बारे में बात की, लेकिन वह हमेशा तीसरे व्यक्ति में बोलता था, जिससे वह खुद को घटनाओं से अलग कर सके। उसने बताया कि वह एक चोर था और स्वीकार किया कि उसके अधिकांश कीमती सामान चोरी किए गए थे। उसे यह पसंद था कि जो कुछ भी वह चाहता था वह उसे बिना भुगतान किए ले सकता था। यह मानसिकता शायद उसकी भविष्य की हरकतों को प्रभावित कर सकती थी। जब उसकी फांसी की तारीख 2 जुलाई 1986 तय की गई, तो बंडी ने फैसला किया कि अब कबूल करने का समय आ गया है। उसने 2 जांचकर्ताओं को यह स्वीकार किया कि उसने 30 महिलाओं की हत्या की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसकी वास्तविक पीड़ितों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है। उसने बताया कि वह उन स्थानों पर बार बार लौटता था जहां उसने अपने पीड़ितों को छोड़ा था और वहां अस्वीकार्य कार्य करता था। उसने यह व्यवहार कई दिनों तक जारी रखा, जब तक कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं रहा। हालांकि यह उसके द्वारा किए गए भयावह कृत्यों में से केवल एक था। बंडी ने यह भी कबूल किया कि वह कुछ पीड़ितों का सिर आरी से काट देता था और इन्हें ट्रॉफी के रूप में रखता था। कई विलंबों के बाद उसकी फांसी की तारीख 24 जनवरी 1989 तय की गई। अपनी अंतिम भोजन की कोई विशेष मांग नहीं की और उसे जेल का सामान्य भोजन परोसा गया, जिसमें मांस, अंडे, तली हुई आलू और टोस्ट शामिल थे। हालांकि उसने भूख खो दी और खाने को छुआ तक नहीं। अपनी आखिरी रात सैकड़ों लोग जेल के बाहर डेरा डाले हुए थे, जो उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। जेल के भीतर बंडी ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपनी मां को 2 अंतिम फोन कॉल किए, उनसे अंतिम विदाई लेने के लिए। उसके अंतिम शब्द थे, मैं अपने परिवार और दोस्तों को प्यार भेजना चाहता हूं। उसे सुबह 7:40 पर इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा फांसी दी गई, जबकि कई गवाहों ने इस प्रक्रिया को देखा। उसकी मृत्यु की पुष्टि होने के बाद जेल के बाहर इंतजार कर रही भीड़ ने आतिशबाजी की और उत्सव मनाया। फांसी के बाद बंडी का शव मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। उसका मस्तिष्क निकाला गया और वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया, यह देखने के लिए कि क्या उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाली कोई असामान्यता थी। अंततः
उसकी इच्छा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी अस्थियां वॉशिंगटन राज्य के पहाड़ों में बिखेर दी गईं, वही स्थान जहां उसने अपने कुछ पीड़ितों को छिपाया था। जॉन गेसी का बचपन कठिन था क्योंकि उसके पिता के साथ उसका संबंध तनावपूर्ण था। उसके पिता एक शराबी थे जो न केवल उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, बल्कि उसकी बहनों और उसकी मां के साथ भी बुरा व्यवहार करते थे। बड़े होने के दौरान गेसी को अपनी यौन पहचान को लेकर संघर्ष करना पड़ा हो सकता है, क्योंकि वह पुरुषों की ओर आकर्षित था, लेकिन उस समय की सामाजिक धारणाएं इसे स्वीकार नहीं करती थी। इस सामाजिक दबाव के कारण उसने शादी करने का फैसला किया। उसने वाटरलू, आयोवा में शरण ली, जहां उसकी पत्नी के परिवार के पास 3 रेस्टोरेंट थे और वह वहां मैनेजर बन गया। उसका जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन 1968 में उस पर 2 लड़कों के साथ दुराचार करने का आरोप लगा। उसे नवंबर 1968 में दोषी पाया गया और सोडोमी के अपराध के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। उसकी पत्नी ने उसे तलाक ले लिया और बच्चों को लेकर चली गई। जेल में अच्छे व्यवहार के कारण उसे सिर्फ 18 महीनों बाद जून 1970 में रिहा कर दिया गया। शिकागो लौटने के बाद उसने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, चर्च जाने लगा और समाज में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। हालांकि उसके भीतर एक अंधकारमय पक्ष मौजूद था जो जल्द ही सामने आने वाला था। दिसंबर 1978 में रॉबर्ट नामक एक किशोर के लापता होने ने जांच को प्रेरित किया, जिससे गेसी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और घर के नीचे 26 शव बरामद किए। फरवरी 1980 में उस पर 33 हत्याओं का आरोप लगाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसने 14 साल डेथ रो, फांसी की प्रतीक्षा में रहने वाले कैदियों की कोठरी में बिताए। अकेलेपन से बचने के लिए उसने पेंटिंग शुरू की, जिसमें जोकर, खोपड़ियां और पक्षियों की तस्वीरें शामिल थीं। अंततः 10 मई 1994 को उसकी सजा पूरी हुई। उसकी अंतिम इच्छा के रूप में उसने KFC फ्राइड चिकन, तले हुए झींगे, फ्रेंच फ्राइज, ताजी स्ट्रॉबेरी और कोका कोला जीरो का आदेश दिया। रात को एक कैथोलिक पादरी ने उसे अंतिम संस्कार की विधियां पूरी करवाईं। जब उसे मृत्यु के लिए तैयार किया जा रहा था, सैकड़ों लोग जेल के बाहर उसकी फांसी का जश्न मना रहे थे। उसके अंतिम शब्द थे, मेरी पीठ चूमो। अंततः उसे जानलेवा इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड दिया गया और उसका शरीर बाद में दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया। एडलीन वुरनोस का जन्म एक नाबालिग मां से हुआ था, जिसने उसे 11 साल की उम्र में अपने दादा दादी के पास छोड़ दिया। इस छोटी उम्र में ही एलीन ने स्कूल में अपने शरीर को बेचकर भोजन, नशीले पदार्थों और सिगरेट के बदले सौदे करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह उसका पेशा बन गया और अंततः वह एक सीरियल किलर बन गई। 14 से 22 वर्ष की आयु के बीच वह विभिन्न अपराधों के लिए कई बार गिरफ्तार हुई, जिनमें लूटपाट भी शामिल थी। दुनिया की सबसे बुरी चीजों को देखने के बाद उसने 6 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। 1989 और 1990 के बीच प्रोस्टिट्यूशन के दौरान उसने 7 पुरुषों की हत्या कर दी, जिनकी उम्र 40 से 65 वर्ष के बीच थी। इसलिए उसे रात की महिला के रूप में जाना जाने लगा। आखिरकार एलीन को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया और 6 पुरुषों की हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उसने अदालत में दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में हत्या की थी, क्योंकि पुरुषों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि उसे सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार और असामाजिक व्यक्तित्व विकार से पीड़ित पाया गया, फिर भी उसे निर्दोष नहीं माना गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उसने पैसे के लिए हत्याएं की। फरवरी 1993 तक उसे 6 बार मृत्युदंड दिया गया था, सिवाय एक व्यक्ति के मामले में। उसने 12 साल मौत की सजा का इंतजार करते हुए बिताए। 2002 में उसने जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे उसके खाने में लार, मूत्र और गंदगी मिलाते थे।
उसने यह भी दावा किया कि कारागार के अधिकारी उसे मानसिक रूप से इतना परेशान करना चाहते थे कि वह खुद अपनी जान ले ले। उसने निम्न जल दबाव, गंदी चादरें, तंग हथकड़ियां और अन्य कई मुद्दों की शिकायत की। संभवतः वह अपनी सजा को रद्द करवाने या दया प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो भी कारण रहा हो, उसकी यह रणनीति कभी सफल नहीं हुई। अपनी फांसी से पहले के हफ्तों में एलीन वुरनोस ने कई इंटरव्यू दिए जिनमें उसने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही अशांत थी। उसने इस बारे में भी बात की कि मीडिया में उसे कैसे दिखाया जा रहा था। एलीन को लगता था कि उसे अन्यायपूर्ण तरीके से एक राक्षस के रूप में चित्रित किया जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि मीडिया उसे एक निर्दयी, बेरहम महिला के रूप में दिखा रहा है जिसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है। 9 अक्टूबर 2002 को एलीन को घातक इंजेक्शन द्वारा फांसी दी गई। उसने अपनी आखिरी खाने की पसंद के रूप में केवल 1 कप कॉफी मांगी। उसके अंतिम शब्द थे, हाँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं एड रॉक के साथ जा रही हूँ और स्वतंत्रता दिवस के दिन यीशु के साथ लौटूंगी 6 जून को, जैसे ग्रेट मदर फिल्म में मदरशिप आई थी, और मैं वापस आऊंगी। एलीन फ्लोरिडा में फांसी दी जाने वाली दूसरी महिला थी जब से 1976 में मृत्युदंड को फिर से लागू किया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका शव दाह संस्कार किया गया और उसकी राख उसकी बचपन की दोस्त डॉन बॉटकिंस को दी गई। डॉन बॉटकिंस, जो उसके अपराधों के बावजूद उससे दोस्ती बनाए रखे हुए थी, राख को मिशिगन ले गई और उसे एक वृक्ष के नीचे फैला दिया। जीते जी एलीन को नैटली मर्चेंट का एल्बम टाइगर लिली सुनना बहुत पसंद था और उसने अनुरोध किया था कि उसके अंतिम संस्कार में इस एल्बम का एक गाना बजाया जाए। यह इच्छा अंततः पूरी की गई। बारबरा ग्रेरम सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वेश्यावृत्ति, जुए और अवैध नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त हो चुकी थी। उसने कई कुख्यात अपराधियों से दोस्ती कर ली जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया से परिचित कराया। 3 असफल विवाहों के बाद 1953 में बारबरा ने हेनरी ग्रेरम से शादी की, जो एक बार टेंडर था लेकिन एक छोटा मोटा अपराधी और नशे का आदी भी था। बारबरा ने जल्द ही अपने पति के दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए जो सभी अपराधी थे, और जल्दी ही उसने जैक सैंटो और एमेट पर्किंस जैसे लोगों से मेलजोल बढ़ाया। सैंटो और पर्किंस के साथ दोस्ती ने अंततः बारबरा को भयानक अपराध करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसकी अपनी मौत भी तय हो गई। समय के साथ बारबरा ने पर्किंस के साथ एक रिश्ता शुरू कर दिया, जिसने उसे एक अमीर बुजुर्ग महिला को लूटने की योजना के बारे में बताया। कहा जाता था कि इस महिला के पास घर में भारी मात्रा में नकदी और कीमती आभूषण थे। योजना पूरी तरह से तय हो जाने के बाद बारबरा, सैंटो, पर्किंस और 2 अन्य सहयोगी उस महिला के घर पहुंचे। वे घर को पूरी तरह से खंगालने लगे, महिला को बेरहमी से पीटा और अंततः उसे मार डाला। हालांकि उनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने इतना गंभीर अपराध किया था कि पुलिस बहुत जल्द उनके पास पहुंच गई। मुकदमे के दौरान बारबरा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन गवाहों के बयान और भौतिक सबूतों के कारण उसे दोषी ठहराया गया। जनता की नजरों में उसे खूनी बैब्स द ब्लडी के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और हत्या बेहद नृशंस थी। साल 1955 में बारबरा, सैंटो और पर्किंस को प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। बारबरा ने अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन सभी याचिकाएं असफल रहीं और उनकी फांसी की तारीख 3 जून 1955 तय कर दी गई। फांसी से एक दिन पहले बारबरा को सैन क्वेंटिन राज्य कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसकी सजा को अंजाम दिया जाना था। वह बेहद बेचैन थी और अपनी छोटी कोठरी में बार बार चहलकदमी करती रही। कोठरी इतनी संकरी थी कि वह दीवार और दरवाजे के बीच केवल 4 कदम चल सकती थी। बाद में उसे जेल अधीक्षक, प्रिजन डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला,
जिन्होंने शांतिपूर्वक उससे बातचीत की। ऐसा लगा कि उन्हें पता था कि वह बेहद डरी हुई है और वे उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कोठरी छोड़ने से पहले अधीक्षक ने आदेश दिया कि बारबरा को जितने चाहें उतने डबल चॉकलेट मिल्क शेक दिए जाएं। रिपोर्ट के अनुसार बारबरा ने फांसी की रात सिर्फ मिल्क शेक ही पिया। 3 जून की सुबह बारबरा ने गर्म चॉकलेट सॉस के साथ एक संडे नाश्ते में खाया। वह अपनी फांसी को लेकर बेहद डरी हुई थी और बार बार अपने हालात पर अविश्वास प्रकट कर रही थी। उसकी गैस चेंबर फांसी सुबह 10 बजे तय थी, लेकिन इसे 11:30 तक टाल दिया गया। बारबरा ने अनुरोध किया कि उसकी आंखों पर एक कपड़ा रखा जाए ताकि वह पुलिस कर्मियों के चेहरे न देख सके। उसके अंतिम शब्द थे, अच्छे लोग हमेशा इतने आश्वस्त होते हैं कि वे सही हैं। जब उसे गहरी सांस लेने के लिए कहा गया जिससे प्रक्रिया आसान हो सके, उसने उत्तर दिया, आपको यह कैसे पता? यही उसके आखिरी शब्द थे। उसकी फांसी को 30 लोगों ने देखा, जिनमें पत्रकार और जेल गार्ड शामिल थे। उसका शव उसके पति हेनरी को सौंप दिया गया और फिर उसे कैलिफोर्निया के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया।